राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की आपकी क्लास होने वाली है एमएसएन सेकंड बीएस नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट नंबर 1। यूनिट का नाम है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ ईयर, नोज एंड थ्रोट, मतलब कि ईएनटी। ठीक है, फार्मेकोलॉजी में हमने ईएनटी जो ड्रग्स थी वो पढ़ ली है। ठीक है, अब आपके बात करते हैं अपन नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपके टॉपिक आता है, देखो एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्लियर कर देते हैं कि जैसे आपके टॉपिक है ईयर का है, सिलेबस देखा हो आपने ईयर, ठीक है, उसमें आपके थ्रोट नहीं दे रखा, उसमें आपका जो नोज है उसके बारे में कुछ नहीं दे रखा सिलेबस में, अगर सिलेबस आपने देखा हो तो। लेकिन हम क्या करेंगे, ईयर के बारे में पढ़ेंगे, थ्रोट के बारे में पढ़ेंगे और नोज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नाम ही क्या है ईएनटी। और ये नहीं कि पूरा पढ़े, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जो कि आ सकता है और आया हुआ है। ठीक है, जैसे ओटाइटिस मीडिया हो गया, इसमें थ्रोट में जैसे लेरिंजाइटिस हो गया, नोज में जैसे एपिस्टेक्सिस हो गया। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं, देखना भी। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आता है टॉपिक टॉन्सिलाइटिस। क्या है टॉन्सिलाइटिस? तो टॉन्सिलाइटिस क्या है? टॉन्सिलाइटिस इज इन्फ्लामेशन। जैसे ही नाम आया, आइटिस आया, मतलब कि ये इन्फ्लामेशन है। और इन्फ्लामेशन है, ये नहीं इन्फ्लामेशन किससे होगा? इन्फ्लामेशन होगा इन्फेक्शन से होता है इन्फ्लामेशन। तो इन्फेक्शन भी है, इन्फ्लामेशन भी है। तो टॉन्सिलाइटिस इज ए पेनफुल डिजीज दैट इज कोज्ड बाय एन इन्फ्लाम्ड टॉन्सिल। क्या होता है इन्फ्लाम्ड टॉन्सिल से? द इन्फ्लामेशन इज ड्यू टू इन्फेक्शन। अभी बताया मैंने आपको भाई, इन्फ्लामेशन होगा किससे? इन्फ्लामेशन होगा इन्फेक्शन से। ठीक है, तो टॉन्सिलाइटिस क्या है? टॉन्सिलाइटिस एक पेनफुल डिजीज होती है जिसमें क्या होता है, टॉन्सिल इन्फ्लाम्ड हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, किसके कारण? इन्फेक्शन के कारण। मोस्ट अटैक्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस अकर इन पर्सन बिटवीन एज ऑफ 10 to 40 ईयर, मतलब कि 10 से 40 साल की जो एज होती है, सबसे ज़्यादा जो टॉन्सिलाइटिस बीमारी होती है, डिजीज होती है, वो इसमें आती है। ठीक है, ईटियोलॉजी मतलब कि होता क्यों है, कारण क्या है, कॉजेज ऑफ डिजीज, कॉजेज ऑफ टॉन्सिलाइटिस। द मोस्ट कॉमन कॉज इज वायरल इन्फेक्शन। क्या है इसका कारण? क्योंकि हमने भी देखा कि क्या होता है, ये इन्फेक्शन के कारण होता है। तो इन्फेक्शन में भी कौन सा हो गया? वायरल इन्फेक्शन हो गया, इंक्लूडिंग एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। इट ऑल्सो कैन इट ऑल्सो कैन कॉज्ड बाई हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ठीक है, एच आई वायरस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस हो गया, साइटोमेगेलो वायरस हो गया, साइटोमेगलो वायरस हो गया। इसी के साथ साथ इसी के साथ साथ स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, निमोनिया एंड कोरिन कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, इन सभी के कारण ये टॉन्सिलाइटिस होता है। ये हमने बात कर ली ईटियोलॉजी के बारे में, मतलब ईटियोलॉजी होता क्यों है? तो एक वायरल इन्फेक्शन है, वायरस के कारण होता है। कौन कौन से वायरस होते हैं वो हमने देख लिया, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस जैसे कि। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, मतलब कि साइन एंड सिम्टम्स। तो कोई पेशेंट आया आपके पास, उसके क्या है कि टॉन्सिलाइटिस है, तो आप कैसे पता करेंगे कि भाई इसकी टॉन्सिलाइटिस है? सबसे पहले आप उससे ये तो पूछेंगे, हाँ भाई पेशेंट आया, हाँ भाई बताओ दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो वो बोलेगा कि गले में दर्द है, पेन वेन स्वेलिंग, जब मैं कुछ खाता हूँ या निगलता हूँ तो दर्द होता है। ठीक है, गले में दर्द होता है, फीवर है। ठीक है, तो रेड रेड स्वेलन टॉन्सिल्स है उसके। ठीक, शोर थ्रोट हो गया, पेन वेन स्वेलिंग, जब कुछ निकलता है तो पेन होता है, हाई टेम्परेचर फीवर, फीवर है, चिल्स ठंड लगती है और फीवर है, कफिंग होगा, हेडेक हो सकती है उसकी। वाइट पस फिल्ड स्पॉट ऑन टॉन्सिल्स, जो टॉन्सिल है उसके अंदर वाइट पस होगा। माइल्जिया मतलब कि मसल पेन होगा, स्टिफ नेक, स्टिफ नेक मतलब कि जो गर्दन है वो स्टिफ हो जाएगी, एक तरीके से हार्ड हो जाएगी। स्वेलिंग ऑफ आई, फेस, लिम्फ नोड में भी अकर। अब आप कहोगे सर कि उसके दिक्कत तो टॉन्सिल्स में है, लेकिन फिर यहाँ पे आई क्यों आया? तो अगर आपको पता हो तो ई एन टी, यहाँ पे ई एन टी पूरा डिपार्टमेंट क्यों होता है? क्योंकि ये पूरे क्या है, पूरे जो ऑर्गन्स है ये एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ठीक है, अब एक कोई पेशेंट आया, ठीक है, रियल बात बता रहा हूँ, एक कोई पेशेंट आया, उसने कहा कि कान में दिक्कत है। ठीक है, उसने क्या कहा कि मेरे कान में दिक्कत है, सुनाई कम देता है। तो उसको डॉक्टर ने नेजल ड्रॉप दी। क्या दी? नेजल ड्रॉप। तो उसने पूछा कि सर मेरे कान में दिक्कत है, नेजल ड्रॉप क्यों दी? ठीक है, मतलब वो एक दूसरे से क्या है, फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई ये सब जो ऑर्गन्स है वो अटैच रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको वो दे दी। डायग्नोसिस की बात करें तो कैसे डायग्नोस करेंगे? हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, भाई क्या दिक्कत, मतलब पहले क्या था, अब क्या हो रहा है, पहले कोई बीमारी तो नहीं है, ऐसा।
ठीक है, सीबीसी हो गया, कल्चर टेस्ट थ्रोट कल्चर, ठीक है। स्पुटम टेस्ट करेंगे हम, एक्सरे करेंगे, जिससे पता चल जाएगा। जैसे स्पुटम लेंगे तो स्पुटम से पता चल जाएगा कोई बैक्टीरिया वगैरह है या नहीं है। मैनेजमेंट कैसे करें, मैनेजमेंट की बात आती है तो एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक्स कैन हेल्प टू डिक्रीज एडिमा एंड इन्फ्लामेशन। अब यहाँ पे आप एक लाइन बोलोगे, दिमाग में अगर ये लाइन आपको समझ में आ रही हो तो आप एक लाइन या एक डाउट आपको आया होगा कि सर एनाल्जेसिक्स है, आया ना? बिल्कुल, एनाल्जेसिक्स है तो आपने फार्मा में बताया था ये क्या होती है, पेन किलर होती है। फिर यहाँ पे आपने एडिमा और इन्फ्लामेशन डिक्रीज कैसे करेगा ये? तो वो ऐसे करेगा कि आपने अगर फार्मा में ढंग से पढ़ी हो, ठीक है, फार्मा ढंग से पढ़ी हो, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो एनाल्जेसिक्स होती है वो वीक, उनमें क्या है, वीक एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। ठीक है, जैसे पीसीएम है, क्या है पीसीएम, नर्वस सिस्टम में देखा आपने, पीसीएम है जिससे बोलते हैं अपन एसिटोमिनोफेन, एसिटोमिनोफेन बोलते हैं पैरासीटामोल। इसमें मैंने बताया था आपको ये क्या है, वीक, वीक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है ये। ठीक है, मतलब इसमें कुछ इन्फ्लामेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी भी गुण पाए जाते हैं। तो ऐसे एनाल्जेसिक्स होते हैं बहुत सारे जिसमें इन्फ्लामेटरी पाए जाते हैं, जैसे डाइक्लोफेनिक है। अब ये डाइक्लोफेनिक है तो एनाल्जेसिक्स भी है, और एनएसएआईडी, एनएसएआईडी भी है। ठीक है, इफ द टॉन्सिलाइटिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, यदि टॉन्सिलाइटिस किसके कारण हो, बैक्टीरिया के कारण। अभी बताया मैंने कौन कौन से बैक्टीरिया थे भाई, हमने यहाँ देखा ईटियोलॉजी में, वायरस का तो ये देख लिया, और ये था किसका, बैक्टीरिया का। तो अगर बैक्टीरिया के कारण हो रहा है टॉन्सिलाइटिस तो मुझे एंटीबायोटिक देंगे, आर प्रिस्क्राइब्ड विद पेनिसिलिन। कौन सी है, पेनिसिलिन क्लास की है, एरिथ्रोमाइसिन। पेनिसिलिन क्या है, कैटेगरी है, क्लास है, और ड्रग कौन सी है, इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, इफ द टॉन्सिलाइटिस कॉज्ड बाय वायरस, अगर वायरस के कारण है तो एंटीवायरल देंगे, एंटीवायरल में एसिक्लोवीर हो गया। ठीक है, बहुत सारी ड्रग्स होती है। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं हम, सर्जिकल मैनेजमेंट में हम उसको टॉन्सिल को रिमूव कर देंगे, टॉन्सिलेक्टोमी कर देंगे। ठीक है, टोमी जहाँ पे आ जाए उसको मतलब रिमूव करना। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो प्रोवाइड टीचिंग टू परफॉर्म फिजिकल केयर एंड एडमिनिस्ट्रिंग पेन रिलीविंग मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। अभी देखा हमने कि अगर दर्द वगैरह है तो हम उसको पेन किलर या पेन रिलीव करने के लिए मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे। सेकंड थिंग इज एस्टैब्लिश पॉजिटिव नर्स पेशेंट रिलेशनशिप ट्रस्ट टू रिड्यूस फीवर फियर एंड एंजाइटी। मतलब कि पेशेंट, नर्स और पेशेंट रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव बनाएंगे ताकि पेशेंट क्या है, पेशेंट हम पर ट्रस्ट करे, पेशेंट नर्स पर ट्रस्ट करे, और उसकी जो डर है और एंजाइटी वो रिड्यूस हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर सर्जिकल कोई प्रोसीजर कर रहे हैं अपन तो उसमें ये चीज़ जरूरी है ताकि उसके जो एंजाइटी रिड्यूस हो। नर्स ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्जिकल इंटरवेंशन एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। नर्स का एक रोल होता है कि वो पेशेंट को पूरा बताए, भाई ऐसा आपको प्रोसीजर होगा और इसके बाद में ये होगा, तो पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे पोस्ट ऑपरेटिव और सर्जिकल इंटरवेंशन के मैनेजमेंट के बारे में। प्रोवाइड हाई कैलोरीज लिक्विड डाइट टू द पेशेंट बिफोर कीपिंग हिम एनबीएम फॉर सर्जरी। अगर जैसे सर्जरी कर रहा है, ठीक है, अगर पेशेंट सर्जरी करवा रहा है तो उसको एनबीएम मतलब नन बाई माउथ, नन या नो बाई माउथ, मतलब मुंह से उसको कुछ नहीं देना। ठीक है, नन बाई माउथ या नो बाई माउथ। एनबीएम करने से पहले उसको हाई कैलोरी लिक्विड डाइट देनी है। ठीक है, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड बिफोर सर्जिकल इंटरवेंशन बिकॉज पेशेंट इज अनेबल टेक ओरली। ठीक, अब जब उसको अपन एनबीएम दे रहे हैं वो कुछ खा नहीं रहा, तो ओरली कुछ नहीं ले पा रहा, तो उसको अपन आईवी एडमिनिस्ट्रेशन कराएंगे। मॉनिटर द आउटपुट एंड इनपुट ऑफ पेशेंट, इनपुट और आउटपुट चार्ट बनाएंगे, मॉनिटर करेंगे भाई कितना इनपुट ले रहा है, कितना आउटपुट कर रहा है सर्जिकल। ठीक है, ये तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सभी में आते हैं, सभी मैनेजमेंट में आते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में मॉनिटर वाइटल साइन, ये देखो, कीप द पेशेंट एनबीएम बिफोर सर्जरी एज पर सर्जरी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, एनबीएम कर दो, ये होता है आपका टॉन्सिलाइटिस। फिर आता है आपके पास ओटाइटिस मीडिया। क्या आता है, ओटाइटिस मीडिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ऐसे नहीं कि भाई पहले पूरा ईयर का देख लो, फिर पूरा थ्रोट का देख लो, फिर नोज का देख लो, घूमते फिरते चलेंगे, जिससे क्या है कि बोरिंग ना हो, कोई लेक्चर बोरिंग ना हो। ओटाइटिस मीडिया पे आते हैं। अब ओटाइटिस मीडिया पढ़ने से पहले आपको ये पता होगा कि कोई ईयर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ईयर हो गया, ईयर के क्या है, 3 पार्ट होते हैं, आउटर, मिडल और इनर। जिसे बोलते हैं अपन आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। ठीक है, ये तो सुन रखा होगा आपने। तो अगर क्या हो, इन्फ्लामेशन की, ओटाइटिस मीडिया की बात कर रहे हैं,
अब ओटाइटिस मीडिया क्या है? ओटाइटिस मीडिया इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर और मिडिल ईयर इन्फेक्शन। ओटाइटिस मीडिया क्या है? मिडिल ईयर का क्या है? इन्फ्लामेशन है या इन्फेक्शन क्या है? अब ओटाइटिस है, ओटाइटिस का मतलब तो क्या हो गया? ओटाइटिस का मतलब हो गया इन्फ्लामेशन, और मीडिया है, मीडिया का मतलब क्या होगा? मिडिल। ठीक है, अब ये वर्ड है ओटाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन, और मिडिल मीडिया मतलब कि मिडिल, मतलब कि मिडिल ईयर में क्या है? इन्फ्लामेशन है। कोई भी डिजीज आती है ना तो उसके नाम में पूरा उसकी डेफिनेशन छुपी रहती है। अब टॉन्सिलाइटिस आया तो टॉन्सिलाइटिस में नाम में आ गया। दिस इन्फ्लामेशन often begin with the infection that cause sore throat, cold और अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। किस किस के कारण हो सकती है ये? तो सोर थ्रोट के कारण, कोल्ड के कारण और अदर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के कारण ये इन्फ्लामेशन हो सकता है। बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशंस के बारे में। ये जो ओटाइटिस मीडिया है, ओटाइटिस मीडिया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट एंड क्रोनिक, अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूरेशन या ऑनसेट। मतलब कि अब एक्यूट है, एक्यूट का मतलब क्या हो गया? लास्ट नॉट मोर लेस देन 6 वीक, 6 वीक लिख सकते हैं अपन कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है वो लेस देन 6 वीक, 6 सप्ताह से कम का हो अगर इन्फ्लामेशन तो वो आता है एक्यूट में, और अगर ज़्यादा का हो तो वो आता है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में। क्रोनिक खतरनाक होता है, डेंजरस होता है। अब ईटियोलॉजी ऑफ ओटाइटिस मीडिया, ये तो पता ही आपको भी। हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन के बाद में क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, ओटाइटिस मीडिया, फिर ईटियोलॉजी पढ़ते हैं, फिर डायग्नोसिस इवैल्यूएशन पढ़ते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, फिर मैनेजमेंट पढ़ते हैं। तो ईटियोलॉजी ऑफ ओटाइटिस मीडिया की बात करते हैं तो एन ईयर इन्फेक्शन इज कोज्ड बाय बैक्टीरियम और वायरस इन द मिडिल ईयर। क्या हो, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई वायरस या बैक्टीरिया के कारण कोई मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो जाए तो ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। दिस इन्फेक्शन ऑफन रिजल्ट फ्रॉम द अनदर इलनेस। किस किस के कारण हो सकता है ये? इसके रिजल्ट में, इन्फेक्शन के रिजल्ट में तो इलनेस, कोल्ड, कोल्ड हो जाए, फ्लू, एलर्जी दैट कोज कंजेशन या कॉन्जेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द नेजल पैसेज या पासेज, थ्रोट एंड यूस्टेचियन ट्यूब्स। ठीक है, इनमें क्या हो जाए? इन्फ्लामेशन हो जाए या स्वेलिंग हो जाए, कंजेशन हो जाए, जाम हो, ब्लॉकेज हो जाए, जाम, कंजेशन हो जाए, तो ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है, देखो, ईयर के, ये आपके पास क्या है? ईयर हो गया, ये होता है ईयर। ये आता है आउटर ईयर, ये आता है मिडिल ईयर, और ये आता है इनर ईयर के अंदर। ठीक है, देख लिया डेफिनेशन, सॉरी डायग्राम। अब ओटाइटिस मीडिया देख रहे थे अपन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है? साइन एंड सिम्टम्स, मतलब कि पहला है सीवियर ओटाल्जिया। ओटेल्जिया मतलब तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले आ गया सीवियर ओटाल्जिया। हियरिंग लॉस हो गया, टाइनिटस हो गया, ठीक है, हेडेक हो गया, सेंस ऑफ फुलनेस इन ईयर, ठीक है, मेस्टोइड टेंडरनेस हो गया, फीवर हो गया, बल्डेज, ईयर ड्रम हो गया। तो कुछ समझ में आया इसमें? सीवियर ओटाल्जिया, पेन, दर्द हो, सीवियर पेन हो ईयर, कान में। हियरिंग लॉस आपको पता ही है। टाइनिटस मतलब कि रिंगिंग साउंड सुनाई दे, रिंगिंग हो गया, बजिंग हो गया, मतलब कान में एक सीटी सीटी की तरह आवाज है। हेडेक हो गया, सेंस ऑफ फुलनेस ईयर, ऐसा लगेगा कान बिल्कुल फुल हो रहा है, जैसे कान बिल्कुल फुल है, बिल्कुल जगह नहीं है, भारी भारी सा लगेगा। मेस्टोइड टेंडरनेस, ये एक मेस्टोइड बिहाइंड द ईयर होता है ये। फीवर होगा, बल्डेज, ईयर ड्रम हो जाएगा। मतलब बल्डेज ईयर ड्रम क्या होता है? मतलब कि जो ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम मतलब कि कान का पर्दा है वो एक तरीके से बाहर हो जाएगा, मतलब भारी टाइप हो जाएगा, उभार जिसे बोल सकते हैं, उभार। कान का पर्दा एक तरीके से उभार हो जाएगा, कान के पर्दे में उभार आ जाएगा। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में आता है अपन हिस्ट्री टेकन, उसकी हिस्ट्री लेंगे, ऑडियोमेट्री, ऑडियोमेट्री से करेंगे डायग्नोज, वेसोफेरिंजियोस्कोपी, टर्निंग फोर्क टेस्ट, लैब स्टडी और कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। अब ये सब जो इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है, ये तो आप क्या है कि जब आपकी क्लिनिकल ड्यूटी लगे या क्लिनिकल पोस्टिंग हो तो वहाँ पे आप जाके देखना। ठीक, मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट के लिए अपन एंटीबायोटिक देंगे। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इंक्रीज थ्रो टॉपिकल एंटीमाइक्रोबियल ड्रॉप एंड टॉपिकल स्टेरॉइड्स। एंटीमाइक्रोबियल टॉपिकल मतलब कि सरफेस अप्लाई करते हैं, सब जो सरफेस पे अप्लाई करें या ड्रॉप दे तो वो आता है टॉपिकल में। टॉपिकल स्टेरॉइड्स वगैरह दे। क्यों?
मेडिकेशंस क्यों देंगे? ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, एंटी माइक्रोबियल है तो माइक्रोब्स वगैरह है वो किल हो जाए। एंटीपायरेटिक्स देंगे, एंटी एनाल्जेसिक्स दे देंगे और एंटी इमेटिक्स दे देंगे, क्योंकि नोजिया वोमिटिंग ना हो। भाई कान में दिक्कत है सबको पता है, तो वो सभी क्या है जुड़ा हुआ होता है, नोजिया वगैरह ना हो, बेचैन। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके? पेन, परसिस्टेंट हेडक, ब्रेन एब्सकेस हो सकता है, मेस्टोडाइटिस हो सकता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस, अब कंडक्टिव हियरिंग लॉस क्या होता है अभी पढ़ेंगे अपन, हियर लॉस, सॉरी हियरिंग लॉस पढ़ेंगे अभी, उसमें देखते हैं कंडक्टिव, इसके टाइप है हियरिंग लॉस के। कंडक्टिव हो गया, ठीक है, 3 टाइप होते हैं इसके। फेशियल पैरालिसिस हो गया और डाइप्लोपिया हो गया। डाइप्लोपिया मतलब डबल विजन, डबल विजन मतलब कि डबल दिखना, कुछ भी हो डबल दिखता है वो, ठीक है, एक के दो दिखना मतलब। फिर आता है अपने पास डीफनेस। डीफनेस मतलब कि बहरापन, सुनाई नहीं दे रहा। इट इज डिफाइंड बाय द पार्शियल और कंप्लीट हियरिंग लॉस, या तो कुछ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है या फिर कंप्लीट हियरिंग लॉस हो गया। हियरिंग इम्पेयरमेंट रेंज फ्रॉम माइल्ड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स और साउंड और हियरिंग ए टोटल लॉस ऑफ हियरिंग। लॉस ऑफ हियरिंग मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है, या तो फ्रॉम माइल्ड डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग वर्ड, या तो कुछ कुछ वर्ड्स या साउंड से वो समझ में नहीं आ रहे, उसमें समझने में क्या है डिफिकल्टी है, या फिर क्या है हियरिंग ऑफ टू टोटल लॉस ऑफ हियरिंग, या फिर कुछ भी उसको सुनाई नहीं दे रहा, पूरा क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। रिस्क फैक्टर कब कब हो सकता है ये? तो ओल्ड एज, ओल्डर एज में हो सकता है पहली चीज। सेकंड, 30 से 35% जो हियरिंग लॉस होता है वो 65 से 75, 65 to 75 ईयर के एज में होता है हियरिंग लॉस। एंड 40% हियरिंग लॉस 75 ईयर से ईयर के बाद में होता है, ठीक है, मतलब 75 ईयर का हो चुका है उसके बाद में 40% लोग हैं उनके हियरिंग लॉस होगा। क्वांटिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस, क्वांटिफिकेशन ऑफ हियरिंग लॉस, क्वांटिफिकेशन बोल दो या फिर टाइप्स बोल दो, क्लासिफिकेशन बोल दो। पहला आता है माइल्ड। माइल्ड मतलब कि अब आपने सुना है कि डेसिबल, अलग अलग हर्ट्ज की या फिर डेसिबल की साउंड्स होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी पेशेंट है उसको क्या है माइल्ड हियरिंग लॉस है, माइल्ड हियरिंग लॉस है या माइल्ड डीफनेस है, तो उसको 25 से 40 डेसिबल के बीच की सुनाई नहीं देगी, ठीक है, मतलब कि इतनी कम आवाज़ नहीं देगी उसको सुनाई। 25 से 40 डेसिबल की कोई साउंड है वो उसको सुनाई नहीं देगी, तो उसको क्या है माइल्ड, और 40 से ऊपर की सुनाई देगी, 40 से ऊपर की सुनाई देगी। मॉडरेट्स की बात करें तो बिटवीन 41 to 55, 41 डेसिबल से 55 डेसिबल की बीच की साउंड उसको सुनाई नहीं देगी, और 41 से नीचे की भी नहीं देगी। ऐसा ना हो कि भाई बस यही सुनाई ना दे, इसके नीचे की भी सुनाई नहीं देगी, और 55 से ज़्यादा की उसको सुनाई देगी, तो वो होता है मॉडरेट में। मॉडरेट सीवियरली में आता है इतने डेसिबल की, और सीवियर सीवियर डीफनेस है उसको, तो उसकी 71 से 90 डेसिबल के बीच में सुनाई नहीं देगा उसको। अब ये ऐसा, इसका मतलब ये है कि अगर उसको 80 डेसिबल का सुनाई नहीं दे रहा, 80 डेसिबल का सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन 85 डेसिबल का सुनाई दे रहा है या 81 डेसिबल का सुनाई दे रहा है, तो हम उसको किस में कंसिडर करेंगे, उसको करेंगे सीवियर में, ठीक है। इस ये बिटवीन का मतलब ऐसा है, ठीक है ना। ये हो गया। अब टाइप्स की बात करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीफनेस या हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कौन कौन से हो गए? पहला हो गया कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेकंड इज सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, और थर्ड इज मिक्स्ड हियरिंग लॉस। अब इसकी अगर हम बात करें, कंडक्टिव क्या होता है? कंडक्टिव का मतलब होता है कि आउटर और मिडिल ईयर, ये देखो, ये हमने कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। अगर क्या हो, कंडक्टिव का मतलब क्या होता है? कंडक्टिव का मतलब है कि मिडिल ईयर और आउटर ईयर, मिडिल और आउटर ईयर है, इस तक तो क्या है, ये है ना, इसमें क्या हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए या फिर डैमेज हो जाए, डैमेज या ब्लॉकेज हो जाए, तो जो साउंड्स है वो इनर ईयर तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है। मिडिल ईयर और आउटर ईयर है, उसमें कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ताकि जिससे जो साउंड है वो इनर ईयर तक नहीं पहुंच पाती, नॉट रिच इन इनर ईयर, वो आता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस में। और सेंसोरी न्यूरल में क्या आता है, जब इसमें भी जब यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही और इसमें भी दिक्कत हो, सॉरी, जब क्या हो, वो तो मिक्स्ड हो गया।
सेंसोरी न्यूरल में क्या होता है, जब यहाँ तक तो पहुँच पा रही है आवाज़, लेकिन इसमें दिक्कत हो, ठीक है, तो वो होता है सेंसोरी न्यूरल में। अब अगर दोनों में हो दिक्कत, अगर कोई पेशेंट को कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी और सेंसोरी न्यूरल भी हो, तो वो क्या होगी, वो आएगी मिक्स्ड में। कैसे किसमें आएगी, मिक्स्ड हियरिंग लॉस में। देखो बताता हूँ वापस से। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या है, आउटर एंड मिडिल, आउटर एंड मिडिल ईयर है, ये डैमेज हो चुके हैं। ओके, ये डैमेज हो चुके हैं, तो जो आवाज़ है, जो साउंड है, वो इनर ईयर तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन क्या हो, सेंसोरी न्यूरल में क्या हो, आउटर और मिडिल तो सही है, लेकिन इनर जो ईयर है वो डैमेज हो गया, ठीक है, वो होता है इसमें। और मिक्स्ड में क्या आएगा, जब पूरा ही डैमेज हो चुका। अब जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, इसको तो हम क्या कर सकते हैं, ये टेम्परेरी होता है, कभी कभी परमानेंट भी हो सकता है, मेडिसिन वगैरह से भी ठीक हो जाता है। और जो सेंसरी न्यूरल है वो परमानेंट होता है, ठीक है ना, देखेंगे आगे भी। मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में क्या है, मोस्ट कंडक्टिव हियरिंग लॉस आर करेक्टेड बाय मेडिकेशंस। अभी बताया मैंने आपको कि जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है वो मेडिकेशंस और सर्जिकल ट्रीटमेंट से सही हो सकता है, बट सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस आर यूजुअली परमानेंट एंड आर जनरली नॉट करेक्टेबल बाय मेडिकेशंस और सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। ये सही नहीं हो सकता, सेंसरी न्यूरल सही नहीं हो सकता, करेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी कुछ भी कर लो, लेकिन जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है वो करेक्ट हो सकता है मेडिकेशन या सर्जिकल प्रोसीजर से। क्या करें भाई, और तो रिमूविंग वैक्स ब्लॉकेज। अगर जो ईयर में वैक्स हो, ईयर वैक्स हो, तो ईयर वैक्स में रिमूव बाय लूजनिंग इट विथ ऑयल एंड देन फ्लशिंग स्कूपिंग और सक्शनिंग द सॉफ्टनेट वैक्स आउट। हमने कुछ ड्रॉप भी बताई थी मैंने आपको फार्मा में, कौन सी बताई थी ईयर वैक्स के लिए, एक तो बताई थी मैंने बोरिक स्प्रिट नाम से, दो थी आपके बोरिक स्प्रिट, और एक और थी, एक क्या थी, एक तो बोरिक स्प्रिट थी, एक थी सोडा ग्लिसरीन, दो थी सोडा ग्लिसरीन और बोरिक स्प्रिट, आपके सिलेबस में भी है फार्मा में, ईएनटी फर्स्ट चैप्टर में। और दूसरा क्या है, यूजिंग हियरिंग एड्स, जो कान की मशीन होती है, ठीक है, ईयरफोन होता है कान का, वो यूज़ करें सुनने के लिए। ये क्या होता है, चलो तो भाई यही पढ़ लेते हैं। हियरिंग एड्स, हियरिंग एड्स मतलब कि एड्स का मतलब तो हेल्प होता है, और हियरिंग का मतलब है सुनने में जो हेल्प करे वो होता है हियरिंग एड्स। हियरिंग एड इज ए इलेक्ट्रो acoustic body worn apparatus which typically fill in or behind the wearer ear and is designed to amplify and modulate sound for wearers। ठीक है, होता क्या है, wearer का मतलब है जो पहनने वाला। कोई पेशेंट है, पेशेंट क्या है, कान में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, हियरिंग हियरिंग प्रॉब्लम है, डीफनेस है, हियरिंग लॉस हो चुका है, तो हियरिंग एड्स क्या करता है, हियरिंग एड्स इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो एकोस्टिक बॉडी, जो कि वर्न एपरेटस विच, जो कि कहाँ पे होता है, विच टिपिकली फिल इन इन और बिहाइंड द ईयर वियरर ईयर, जो भी पहन रहा है उसके कान के या तो बिहाइंड यानी पीछे या फिर कान के अंदर उसको यूज लेते हैं, पहनता है वो। एंड इट इज़ डिजाइन, और ये कैसे डिजाइन होता है, इट इज़ डिजाइन टू एम्पलीफाई एंड मॉड्यूलेट साउंड टू द वियरर्स। एम्पलीफाई होता क्या है कि इसमें पहले तो जो साउंड्स आ रही है उसको ये सिग्नल में चेंज करता है, और सिग्नल से फिर वापस से साउंड वे में चेंज करता है और सुनाई देता है। इसके क्या है कि पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं हियरिंग के। हियरिंग एड्स के कितने, चार पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आता है माइक्रोफोन, जो कि आपने देखा होगा उस पॉकेट में रखा रहता है सबके, जो भी पहनते हैं ना इसको, उनके पॉकेट में रखा रहता है। कौन सा, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है, टू माइक्रोफोन क्या काम करता है, टू रिसीव साउंड वेव्स फ्रॉम द एयर एंड चेंज द साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। माइक्रोफोन क्या करता है, एक ऐसा डिब्बा सा होता है, ठीक है, उसमें से होल टाइप रहता है, और एक बटन भी रहता है, उसमें एक स्विच रहता है जिससे ऑन ऑफ हो जाता है वो माइक्रोफोन। ठीक, देखो ये ऐसा एक रिमोट टाइप रहता है, मतलब है ना, और यहाँ पे एक बटन स्विच रहता है, उसमें बैटरी लगती है, और यहाँ से एक ईयरफोन टाइप रहता है जो कि दोनों कानों में लग जाता है, ऐसा होता है कुछ ना। तो माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन एयर और एयर से जो बाहर से जो भी साउंड आती है उसको रिसीव करता है और उसको चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर दिया। अब एम्पलीफायर क्या करेगा, एम्पलीफायर इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, दिस एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस द एट द माइक्रोफोन।
उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। एम्पलीफायर क्या काम करता है, एम्पलीफायर का काम क्या होता है, उसके स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। रिसीवर क्या करता है, रिसीवर है जो कि पहन रहा है ईयरफोन, टू चेंज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द साउंड वेव, मतलब कि जहाँ पे जा रहा है तो वो साउंड वेव में चेंज कर देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड वेव में चेंज करने का काम कौन करता है, रिसीवर करता है। फिर आता है बैटरी, बैटरी जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी देती है हियरिंग एड को। अब इसके भी टाइप होते हैं अलग अलग, जैसे पॉकेट मॉडल हो गया, ठीक है, बिहाइंड द ईयर, मेनली यूज इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में यूज होता है बिहाइंड द ईयर, ईयर के बिहाइंड पहनते हैं इसको, इन इन द ईयर होता है मेनली बेनिफिट अडल्ट, अडल्ट में कौन सा यूज लेते हैं, इन द ईयर वाला, और चिल्ड्रन में कौन सा यूज लेते हैं, चिल्ड्रन में कौन सा यूज लेते हैं, बिहाइंड द ईयर। इन द ईयर कैनल, मेनली यूज्ड इन माइल्ड टू सीवियर हेयरिंग लॉस, माइल्ड में कितनी होती है, 25 से 40 आई थिंक, देख लेना एक बार और, ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं। हियरिंग लॉस में माइल्ड में कितनी है, बिल्कुल सही। और एक आता है रिमोट माइक्रोफोन, ये हो गया टाइप्स ऑफ हियरिंग एड्स के बारे में। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब हियरिंग एड्स के लिए जो कान की मशीन होती है उसके लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कीप हियरिंग एड्स अवे फ्रॉम हीट एंड मॉइस्चर, हीट और मॉइस्चर है, नमी और जो हीट है, गर्मी है, उससे हमें उसको दूर रखना है। रिप्लेस डेड बैटरी, अगर बैटरी हो चुकी है खत्म, या खत्म हो चुकी है बैटरी, डेड बैटरी हो चुकी है, तो उसे इमीडिएटली तुरंत उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है न्यू बैटरीज के साथ। एडवाइस टू पेशेंट टू दैट क्लीन हियरिंग एड्स एज इंस्ट्रक्टेड, साफ करना है उसको। टू नॉट यूज हेयर स्प्रे, टू नॉट यूज हेयर स्प्रे और अदर हेयर केयर प्रोडक्ट्स वाइल वियरिंग हियरिंग एड्स, जब वो एड्स हमने यूज ले रहे हैं अपन, जो मशीन है जो डिवाइस है उसको अपन यूज ले रहे हैं, तो हेयर स्प्रे वगैरह ना करें। टर्न ऑफ हियरिंग एड्स, अगर काम में नहीं ले रहे हैं अपन, नॉट यूज, तो उसकी बैटरी को जो माइक्रोफोन है हियरिंग एड्स उसको ऑफ कर दें ताकि बैटरी डेड ना हो। कीप रिप्लेसमेंट बैटरीज स्मॉल एड्स अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन एंड पेट्स, जो बैटरीज वगैरह है उनको चिल्ड्रन और जो पेट्स है उनसे दूर रखें, खा जाएंगे नहीं तो वो। बी केयरफुल नॉट टू ड्रॉप हियरिंग एड्स, हियरिंग एड्स को हमें गिरने से बचाना है भाई। प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग, डू नॉट स्पिल लिक्विड ऑन हियरिंग एड्स, कुछ गिराना नहीं है लिक्विड, ठीक है, दाल फ्राई नहीं गिरानी उस पर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह गिरा दो कहीं। रिमूव द बैटरी फ्रॉम द हियरिंग एंड व्हेन इट इज़ नॉट यूज, ऑफ कर दो या रिमूव कर दो बैटरी को अगर काम में नहीं ले रहे तो। फिर आता है साइनसाइटिस, साइनसाइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस, भाई सीधी सी बात है, आइटिस जहाँ पे लग गया उसमें क्या है, इन्फ्लामेशन है, और उसके आगे का जो भी पार्ट है उसमें इन्फ्लामेशन है। तो साइनसाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द और स्वेलिंग ऑफ टिश्यू लाइनिंग द साइनस। अब साइनस क्या होता है, तो ये पार्ट दिख रहा है ना, ये होता है साइनस, ये क्या होता है, साइनस होता है। अब इसमें क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, रेडनेस हो जाए, या कुछ फ्लूइड वगैरह भर जाए, होता क्यों है, एटियोलॉजी देखो, एक्यूट साइनस इन्फेक्शन ऑफन स्टार्ट विद इन्फ्लामेशन फ्रॉम, अब आई बात, एलर्जीज और वायरल इन्फेक्शन सच एज कोल्ड, राइनो वायरस का नाम सुना है, राइनो वायरस, ठीक, एंड समटाइम्स डेवलप इनटू ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कभी कभी वायरस से होता है, कुछ कुछ टाइम पे ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो जाता है। क्रोनिक कौन सा, एक्यूट वाला, बात करते हैं क्रोनिक वाले की, तो क्रोनिक किससे होता है, क्रोनिक साइनस इन्फेक्शन आर यूजुअली ड्यू टू ongoing inflammation, structural abnormalities in the sinus, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज हो गई, संरचनात्मक कुछ एबनॉर्मलिटीज हो गई उसमें, कैन लीड टू क्रोनिक एंड और रिकरेंट साइनसाइटिस। फंगल साइनस इन्फेक्शन आर ऑल्सो नोन आज आर ऑल्सो सीन स्पेशली इन पीपुल विथ वीकेंड इम्यून सिस्टम, ठीक है, क्या क्या देख लिया, एक तो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज, वीकेंड इम्यून सिस्टम हो, फंगल साइनस हो, इन्फेक्शन हो तो क्रोनिक होगा, और एक्यूट के लिए क्या होगा, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, कभी कभी बैक्टीरियल भी हो, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, नेजल कंजेशन, नाक क्या हो जाएगी, जाम हो जाएगी, नेजल कंजेशन हो गया। कलर्ड नेजल डिस्चार्ज, अलग कलर के क्या है, नेजल डिस्चार्ज होगा। डिक्रीज इन स्मेल एंड टेस्ट सेंसेशन, कुछ पता नहीं चलेगा किसकी खुशबू आ रही है, किसकी स्मेल आ रही है, किसका टेस्ट है। फीवर, फीवर होगा, हेडक होगा, बेड ब्रीथ एंड बेड टेस्ट। फैटिक होगा, कफ हो गया, ठीक है, टूथ पेन,
दांतों में दर्द, ईयर पेन हो गया, थकान हो जाएगी उसको, नींद नहीं आएगी। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि भाई पेशेंट ऐसा कर, तू डीकंजेशन या नेजल स्प्रे है वो यूज़ लो। पेशेंट भैया आप ऐसा करो कि डीकंजेस्टेंट्स और नेजल स्प्रे वो यूज़ लो, जिससे क्या होगा, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें क्या होगा, रिलीफ मिलेगा आपको, पेन वगैरह नहीं होगा, रिलीफ मिलेगा, नेजल कंजेशन से रिलीफ मिलेगा, एंड प्रमोट ड्रेनेज ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है। गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड कीप द बॉडी हाइड्रेट, बॉडी को हाइड्रेट्स वगैरह रखो। भाई किससे हाइड्रेट रखेंगे, एक दिन में बहुत सारे गिलास, सेवरल गिलास पानी पियो। ठीक है। ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स, ओवर द काउंटर मतलब क्या होता है, तो ओवर द काउंटर का मतलब है कि अगर आप मेडिकल पे या जो फार्मेसी की दुकान है, केमिस्ट की दुकान है, फार्मेसी की दुकान है, शॉप है फार्मेसी, तो वहाँ पे जाके आप बस मेडिसिन का नाम लेना है आपको कि भैया ये मेडिसिन दे दो, कि भैया पीसीएम दे दो या एसिटोमिनोफेन दे दो, एस्प्रिन दे दो या आइबुप्रोफेन दे दो, तो वो तुरंत दे देंगे आपको। और अगर आप उनसे मांगोगे कि भैया ऑक्सीटोसिन की कोई मेडिसिन दे दो, तो वो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो ओवर काउंटर ड्रग नहीं है। ओवर काउंटर का मतलब होता है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के ही आपको दे दे। डू नॉट गिव एस्प्रिन टू चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 18, 18 साल से जो कम का है उसको एस्प्रिन नहीं देना। प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट ऑफ द पेशेंट, पेशेंट को ज़्यादातर रेस्ट करनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में। ड्रिंक फ्लूइड, वाटर और जूस ये सब पियो भाई। कभी कभी मौका मिलता है कुछ कुछ लोगों को जूस वगैरह पीने का। कुछ क्या होता है कि जब बीमार होते हैं तभी जूस पीते हैं। अवॉइड बेवरेजेस दैट कंटेन कैफीन और एल्कोहल एज दे कैन बी डिहाइड्रेटिंग। ठीक है। एल्कोहल और कॉफ़ी कैफीन वगैरह है अमाउंट्स उनका नहीं लेना। क्यों? क्योंकि वो डिहाइड्रेटिंग कर देते हैं, हो सकते हैं। ड्रिंकिंग एल्कोहल कैन ऑल्सो, तो कुल मिला बात है एल्कोहल वगैरह नहीं पीना, स्मोक नहीं करना, वही बात है। स्लीप विद हेड एलिवेट, ठीक है, सो जब क्या है, हेड को एलिवेट करके सो। एडमिशन मेडिकेशंस, जो भी दवाई वगैरह प्रिस्क्राइब हो वो मेडिकेशंस लो। फिर आता है लेरिंजाइटिस। क्या हो? लेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ द लेरिंग्स, इन्फ्लामेशन ऑफ द लेरिंग्स या वोकल बॉक्स। अब ये क्या लिख दिया सर, यहाँ पे कुछ हेडिंग तो लिखी नहीं आपने, तो हेडिंग लिखना रह गया होगा, तो यहाँ पे हेडिंग लिख दो आप। हेडिंग लिख दो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या क्या हो सकते हैं उसको, लेरिंजाइटिस को, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें आएगा वीक वॉइस आ गया, आवाज़ क्या हो जाएगी भाई, वोकल बॉक्स होता है, लेरिंग्स क्या है, वोकल बॉक्स है। तो अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो क्या होगा, आवाज़ क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, धीरे धीरे निकलेगी आवाज़। बोलते हैं ना गला बैठ गया, वो वाली चीज़। ड्राई शोर थ्रोट एंड ड्राई कफ आएगी। कोल्ड और फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, फीवर हो गया, चिल हो गया, और स्वेलन लिम्फ नोड इन नेक, लिम्फ नोड है वो स्वेलन हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, इन्फ्लाम हो जाएगी। पेन विद स्वेलिंग, स्वेलोविंग, निकलने में दिक्कत होगी, दर्द होगा। डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, सांस लेने में भी दिक्कत होगी। देखो अब इसके हमने क्या है, दो टाइप्स कर दिए, एक्यूट लेरिंजाइटिस एंड क्रोनिक लेरिंजाइटिस। एक्यूट का हमने इधर लिख दिया और क्रोनिक का इधर लिख दिया ताकि समझने में आसानी रहे। देखो एक्यूट की बात करते हैं तो एक्यूट कब होगा, लास्ट लेस देन फ्यू डेज, और ये मोर देन 6 वीक, सॉरी 3 वीक्स। वायरल किस किस से हो सकता है एक्यूट, वायरल इन्फेक्शन जैसे कोल्ड, मीजल्स एंड मम्स हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया जैसे डिप्थीरिया। जबकि क्रोनिक किस किस से हो सकता है, तो क्रोनिक के लिए इनहेल्ड इरिटेंट्स सच एज केमिकल फ्यूम्स, क्रोनिक साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, एक्सेसिव एल्कोहल यूज और स्मोकिंग, इनके कारण भी हो सकता है। आगे बात समझ में, कुछ केमिकल्स वगैरह वो फ्यूम कर लिया हो, धुआं वगैरह है वो आपने इनहेल कर ली हो। क्रोनिक साइनसाइटिस हो, साइनसाइटिस अभी पढ़ा हमने, ब्रोंकाइटिस पहले पढ़ चुके अपन, ब्रोंकाइटिस हो, एक्सेसिव एल्कोहल यूज करता हो या स्मोकिंग करता हो, तो ये हो सकता है। डायग्नोसिस के लिए क्या करें, कंप्लीट हिस्ट्री लेंगे, लेरिंगोस्कोपी और बायोप्सी करेंगे उसकी। बायोप्सी वगैरह पता है आपको क्या करते हैं, टिश्यू बायोप्सी देखा था आपने। मेडिकल मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे। क्यों? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे ही देंगे। वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, एनाल्जेसिक दे देंगे, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड दे देंगे। ठीक है, ये हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन करा देंगे मेडिकेशंस। अब इन सब के बारे में पता है आपको कौन कौन सी ड्रग्स आती है, क्योंकि आपने फार्मा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखी है। फिर बात करते हैं एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस किसके बारे में, एपिस्टेक्सिस के बारे में। एपिस्टेक्सिस क्या है, देखो आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या है कि जैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो कोई सामने खड़ा रहता है, उसके नाक पे क्या है, नोज पे, नाक पे बॉल आके लगती है,
ठीक है, नाक पे गेंद आगे लगती है, बॉल की लगती है जोर से, तो उसके नाक में से क्या है कि ब्लड आने लग जाता है, खून आने लग जाता है, जिसे बोलते हैं नक्सीर। ठीक है, नक्सीर बोलते हैं हिंदी में। अब आपकी लैंग्वेज में देखो, कोई कौन कहाँ से देख रहा है, तो आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको। तो उसके क्या है कि ब्लड आने लग जाता है नाक से, नोज से, तो उसी बोलते हैं अपन एपिस्टेक्सिस, हिंदी में बोलते हैं नक्सीर। ठीक है, तो नोज ब्लीड ऑल्सो नोन एज एपिस्टेक्सिस इज द कॉमन ऑकरेंस ऑफ द ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। ठीक है, नाक से क्या आ रहा है, ब्लीडिंग आ रही है, ब्लड आ रहा है। इट इज यूजुअली नोटिस्ड व्हेन द ब्लड ड्रेन्स आउट थ्रू द नोस्ट्रिल। क्या होता है ये, जब ब्लड ड्रेन्स आउट थ्रू द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से क्या हो, बाहर आए। ठीक है, कॉजेज की बात करते हैं, क्या होता है, तो ब्लंट ट्रोमा, कुछ ट्रोमा वगैरह हो जाए, अभी बताया मैंने आपको कि बॉल आके लग जाए, किसी ने पंच मारा हो जोर से फेस पर। ठीक है, कोई नेजल फ्रैक्चर हो कभी कभी, तो भी ये हो सकता है। फॉरेन बॉडीज जैसे सच एज फिंगर ड्यूरिंग नोज पिकिंग, उस टाइम पे हो सकता है। नोज पिकिंग कराए उस टाइम पे फिंगर से हो सकता है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जैसे कि एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, क्रोनिक साइनसाइटिस, राइनाइटिस, इन्वायरमेंटल इरिटेंट्स हो, इससे भी क्या है, ये हो सकता है। रिस्क फैक्टर लिख दो यहाँ पे, और ईटियोलॉजी लिख दो। और क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो नेजल कैनुला, नेजल कैनुला से अपन ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, उस टाइम पे हो सकता है। नेजल स्प्रे हो सकता है। मिडिल ईयर बेरेट्रोमा हो सकता है। ठीक है, सर्जरी के टाइम पे हो सकता है। सर्जरी कौन कौन सी, सेप्टोप्लास्टी एंड फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी हो, उस टाइम पर भी, या उससे भी ये क्या है कि हो सकता है, कौन, एपिस्टेक्सिस या नाक से ब्लड आना। मैनेजमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, सिट अपराइट। अब ये सपना आप, भाई आप सब क्रिकेट खेलने गए हो, आप सबके साथ ऐसा हुआ होगा, आपके साथ ना हुआ तो आपके साथ वाले के साथ हुआ होगा, कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ। तो आप सबने उसका नाक से जो ब्लड बह रहा है उसको रोका होगा। ठीक है, नोज से जो ब्लड ब्लीडिंग हो रही है उसको रोका होगा, क्यों, क्योंकि कहीं उसके घर वालों को पता ना चल पाए। छोटे हो तब ऐसा होगा कि यार ये क्या हो गया, कहीं घर वालों को पता ना हो, जल्दी से उसको रोको। तो रोकने के लिए आप सबने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा, करे किया ही होगा। जैसे लिटा दिया होगा उसको, ठीक है, बिठा दिया होगा, जो नाक है उसको पिंच कर दिया होगा, दबा दिया होगा। वो यहाँ पे बस इंग्लिश में लिख रखा है, और कुछ नहीं है। सिट अपराइट एंड लीन फॉरवर्ड, बाय रिमेनिंग अपराइट्स यू रिड्यूस ब्लड प्रेशर इन द वेन्स ऑफ योर नोज। वही आगे बात, उसे क्या करो, लेटा दो या बैठा दो, अपराइट सिट कर दो। पिंच योर नोज, नाक को क्या कर दो, पिंच कर दो। किससे, यूज योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर, दो अंगुली होती है, अंगूठा और जो फर्स्ट अंगुली होती है इंडेक्स वाली, उससे क्या उसको पिंच कर दो। नोस्ट्रिल को पिंच कर दो, बंद कर दो, और उसको बोलो कि अब माउथ से सांस ले, ब्रिथ बाई ब्रिथ थ्रू माउथ। कितनी देर तक करना है, तो 10 से 15 मिनट तक करना है। ठीक है ना। या फिर जो सेप्टम है, नेजल सेप्टम है, उनको आप पिंच कर दो, पिंचिंग। ठीक है, जिससे क्या हो, स्टॉप फ्लो द ब्लड, ब्लड जो बह रहा है वो रुक जाए। इफ द ब्लीडिंग इज कंटिन्यू, अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, अगर 10 से 15 मिनट तक ब्लीडिंग क्या है, कंटिन्यू है, तो आप क्या करोगे, रिपीट होल्डिंग प्रेशर फॉर अनदर 10 to 15 मिनट्स, अवॉइड पिकिंग एट योर नोज। इफ द ब्लीडिंग स्टिल कंटिन्यू, सीक इमरजेंसी केयर, इमरजेंसी केयर के लिए। इफ रीब्लीडिंग अकर्स, अगर रीब्लीडिंग हो रही है, वापस से ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या करो, मतलब ब्लीडिंग रुक गई, वापस से हो रही है, तो ब्लो आउट द फोर्सफुली टू क्लियर योर नोज, मतलब जो नोज है उसको आउट, मतलब जो क्लोट जम गया है उसको बाहर निकालो। ब्लो आउट मतलब बाहर की तरफ उसको फोर्सफुली खींचो नाक को, जिससे कि जो अंदर क्लोट है वो बाहर आ जाए, क्लोट बाहर आएगा। देन स्प्रे, उसके बाद में क्या करो, स्प्रे कर दो दोनों साइड्स, दोनों नोज में। इसके साथ किसका, डिकंजेस्टेंट का नेजल स्प्रे कर दो। कौन सी डिकंजेस्टेंट है, मेडिसिन का नाम बता दो सर, तो ऑक्सीमेटाजोलाइन, ऑक्सीमेटाजोलाइन पढ़ा था हमने, है ना। ऑक्सीमेटाजोलाइन या मेटा ऑक्सी, मेटा मेटोक्सीजोलाइन, दो मेडिसिन पढ़ी थी हमने, ऑक्सीमेटाजोलाइन और मेटा ऑक्सीजोलाइन, सॉरी मेटोक्सीजोलाइन। उससे क्या कर दो, स्प्रे कर दो, और स्प्रे करने के बाद में वापस से क्या कर दो, पिंच कर दो, और डॉक्टर्स वगैरह को कॉल कर दो। ठीक है, ये करना है हमें। अब लास्ट आता है आपके पास मेनियर्स डिजीज। मेनियर्स डिजीज क्या होती है, ये एक इनर ईयर की डिजीज होती है। मेनियर्स डिजीज क्या होती है, इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर। कौन सा, इनर ईयर, हमने देखा पे जो डायग्राम देखा था, इनर ईयर में क्या हो जाए, डिसऑर्डर हो जाए, जिससे क्या होगा, अफेक्टेड बैलेंस एंड हियरिंग,
एक बात बताओ, ईयर का मेन फंक्शन क्या है? कमेंट करो ये आप। ईयर का या कान का मेन फंक्शन क्या होता है? कान का काम क्या है? फंक्शन क्या है कान का, ईयर का? कमेंट करो तुरंत, अभी के अभी। किसका सही निकलता है देखिए। Meniere's disease is chronic disorder of the inner ear, affecting balance and hearing. It is usually occurs in one ear and comes in sudden recurring episode. देखो होता क्या है कि जो मेनियरिंग डिजीज है, मेनियर्स डिजीज है, इसमें क्या होता है, इनर ईयर अफेक्ट होता है और उसके कारण बैलेंस और जो हियरिंग है, सुनने की और जो बैलेंस करने की जो कैपेबिलिटी है, वो क्या हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है। ठीक है, और उससे जो जो सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं और जाते हैं, मतलब कि वो सिम्टम्स एक एपिसोड की तरह होते हैं। सिम्टम्स आ गए फिर गए। इस डिजीज में ऐसा होता है, मतलब कि पूरे सिम्टम्स आ गए, मतलब पूरे या फिर थोड़े बहुत, उसके बाद में फिर चल भी जाएंगे। कितने ये सिम्टम्स कब से कब तक हो सकते हैं? ये 10 से 15 मिनट के अंदर हो, या फिर कभी कभी इसको कुछ घंटे तक भी लग सकते हैं सिम्टम्स को या एपिसोड को वापस से जाने में। आते हैं जाते हैं एपिसोड्स में, क्या आते जाते हैं, तो ये आते हैं जाते हैं। जैसे कभी चक्कर आ गए, आए, हियरिंग लॉस हो गया, टाइटाइस हो गया, ठीक है, मतलब एक सीटी सी बजने लगी कान में, ठीक है, नोजिया वोमिटिंग होने लगा, ठीक है, फिर थोड़ी देर में वापस से सब सही हो गया, ठीक, 15 मिनट में वापस से सब सही हो गया, बिल्कुल चक्कर नहीं आ रहे, सब सुनाई दे रहा है, कुछ भी सीटियाँ नहीं बज रही, ठीक है, नोजिया वगैरह भी नहीं हो रहा। तो ये क्या होता है, ये होता है एपिसोड्स। इसका एपिसोड, इस डिजीज़ का एपिसोड होता है। ये बात ये ना, अचानक से आते हैं। ईटियोलॉजी होता क्यों है, ये तो एग्जैक्ट कॉज तो हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर है, जैसे कि एक्सेस फ्लूइड बिल्डअप इन द इनर ईयर, कुछ ज़्यादा फ्लूइड को कान के इनर ईयर में बिल्डअप हो गया हो, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हो, वायरल इन्फेक्शन हो, जेनेटिक भी हो सकता है और एलर्जिक्स भी हो सकती है। क्या क्या हो सकता है, तो ये सब हो सकता है। टेनिटाइस में होता है सीटी बजना या रिंगिंग टाइप सुनाई देना, कान भारी टाइप हो जाएगा, फुलनेस हो जाएगी। लॉन्ग टर्म हियरिंग लॉस इज पॉसिबल इफ नॉट मैनेज प्रॉपर्ली। अगर इसको प्रॉपर्ली सही नहीं किया गया हो, अगर इसे प्रॉपर्ली सही ना करें हम, तो हियरिंग लॉस भी हो सकता है, हियरिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है लॉन्ग टर्म में। डायग्नोस कैसे करेंगे इसको, तो ऑडियोमेट्री से करेंगे, हियरिंग टेस्ट से, वीएनजी और ईएनजी से डायग्नोस करेंगे, एमआरआई कराएंगे और बैलेंस टेस्ट कराएंगे। ट्रीटमेंट क्या करें, तो देर इज नो क्योर बट सिम्टम्स कैन बी मैनेज। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम जो इससे सिम्टम्स आ रहे हैं उसको अपन क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो सिम्टम्स कौन कौन से हैं, जैसे डायरेटिक्स देंगे उसको। डायरेटिक्स आ गया, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड हो गया, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड्स हो गया। क्यों देंगे, अगर जैसे हमने देखा अभी हुआ क्यों, ये फ्लूइड, एक्सेसिव फ्लूइड बिल्डअप हो गया, तो इस फ्लूइड को बाहर निकाल दो। फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए हम क्या देंगे, डायरेटिक्स देंगे। डायरेटिक्स कौन कौन सी होती है, फ्लूसेमाइड होती है ना, मेनिटोल हो गई, हाइड्रोथियाजाइड्स हो गई, लूप डायरेटिक्स हो गई, बहुत सारी होती है। जो प्रिस्क्राइब करे वो देनी है। वेस्टिबुलर सप्रेसेंट दे देंगे, जैसे डायजेपाम हो गया। एंटीमेटिक्स दे देंगे, प्रोमेथाजाइन। प्रोमेथाजाइन क्या होती है, एंटी हिस्टामिन कैटेगरी की होती है। स्टेरॉइड्स दे देंगे, स्टेरॉइड्स में ओरल और इंट्राटिम्पेनिक इंजेक्टेड इनटू द ईयर, ईयर के अंदर इंजेक्ट कर दो स्टेरॉइड्स को। लो सोडियम डाइट्स, लो सोडियम डाइट देंगे, साल्ट वगैरह नहीं देंगे। अवॉइड कैफीन, एल्कोहल एंड स्मोकिंग। मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। हियरिंग एड्स, जैसे कि अगर ज़रूरत हो तो, इफ़ सिग्निफिकेंस, अगर उसकी नीड हो तो हियरिंग एड्स यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है। आपको क्या करना है, कमेंट में जाके ईयर का मेन फंक्शन क्या होता है, प्राथमिक काम ऑफ ईयर, कान का मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करना है, कमेंट करना है। कमेंट करो, ठीक है। देखते हैं कितनों का सही निकलता है, आता है कि नहीं आता, आपको देखें। गूगल नहीं करना, किसी की हेल्प नहीं करनी, किसी की हेल्प नहीं लेनी, गूगल नहीं करना, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए लेक्चर में। राधे राधे। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जाके देखें, ठीक है। राधे राधे।